डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारे जो टॉप 500 सीरीज़ है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 4 है। यह आईआर का आखिरी पार्ट है। इससे पहले इसके 3 वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुके हैं। इसके साथ साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और आर्ट एंड कल्चर के भी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। आप जाइए और देखिए। जितनी भी ये सीरीज़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है जो आने वाले पीटी 2023 के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखते हैं सबसे पहले सवाल को। G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दूसरा, यूरोपीय संघ G20 का सदस्य नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है। ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। देखिए, आजकल G20 काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाल ली है और 18वां जो शिखर सम्मेलन होने वाला है यह भारत में आयोजित किया जाएगा। जो इससे पहलवां जो 17वां G20 का सम्मेलन था, ठीक है, उसकी मेजबानी इंडोनेशिया में के बाली में की गई थी। और उसमें क्या था, उसमें देखिए जो रशिया की ने जो यूक्रेन पे आक्रमण और जिस सब तरीके की चीज़ें चल रही थी उसकी काफ़ी निंदा की गई थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जानते हैं कुछ G20 के बारे में। तो G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट के लिए किया गया था। इसमें विशेष रूप से मतलब जो देखा जाए मेनली पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था उस टाइम ये था। तो इसमें G20 के देशों, जितने जो देश हैं उसमें 60% आबादी, ठीक है उसमें वैश्विक जीडीपी का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% इसमें शामिल है। ठीक है, G20 समूह में हम देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, टर्की, यूके और यूएसए ये शामिल है। ठीक है, G20 का सबसे पहला जो काम है वह है आर्थिक स्तर पे नियंत्रण करना, महंगाई को नियंत्रण करना या इस तरीके से चीज़ें करना है और किस तरीके से व्यापार पे बल दिया जाए उस पे करता है। ठीक है, G20 एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ जो 19 देश और EU का एक अनौपचारिक संघ है। यह मजबूत आर्थिक विकास के लिए सदस्य देशों जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जीडीपी का 80% ये प्रतिनिधित्व और योगदान देते हैं, उसके लिए ये अपने एक मंच पर आते हैं और एक गठन किया गया है जिसमें सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके का इसमें प्रयास किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शांग्री-ला संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस फोरम का नाम सिंगापुर के शांग्री-ला होटल से लिया गया है। दूसरा, SLD एक ट्रैक 2 अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है। इसमें हमें बताना है कि नीचे कौन कौन सा कथन सही है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो ऑप्शन ए है वो ठीक है। शांग्री-ला डायलॉग यानी कि SLD यह एक ट्रैक 1 अंतर सरकारी सुरक्षा फोरम है जो एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रक्षा मंत्री और सामरिक अध्ययन के लिए इसमें भाग लेते हैं। ये 28 एशिया प्रशांत राज्यों के मंत्रालय और सैन्य प्रमुखों का स्थायी है। इस फोरम का नाम सिंगापुर के शांग्री-ला होटल से मिला है जहां पे सबसे पहले 2002 में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण है नीति निर्माताओं के लिए समुदाय की भावना, एक जो बोलते हैं ना ब्रदरहुड की भावना को पैदा करना। ठीक है, और इस क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा के कार्यों का पे योगदान देना। इसके साथ साथ मुख्य रूप से ये जो बैठक है इसमें इस सम्मेलन में विधायक भी शामिल होते हैं जो कि कानून की समानता और सुरक्षा के लिए यह एक जो मंच है यह एक तरीके से एक एकेडमी और इसके साथ साथ व्यापार के लिए भी काफ़ी इंक्लूड रहता है और काफ़ी एकेडमिकली यानी कि पढ़ाई लिखाई या हम जो कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में इसमें काफ़ी प्रतिनिधि हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में समाचारों में रहा UN 75 घोषणा संबंधित है। पहला, चीन और श्रीलंका के बीच बंदरगाहों में से एक को पट्टे पर देने की संधि। दूसरा, कानून की समानता के लिए श्रीलंका में सिंगली और तमिल के बीच में समझौता। तीसरा, यह मछुआरों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत के साथ 1987 के तहत स्थापित एक मानदंड है। और दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र
चार्टर पर हस्ताक्षरित करने की जो 75वीं वर्षगांठ है उसको निर्धारित करता है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ना वो सही है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है। और इस पे हमने देखा कि इसको घोषित करने की स्मारक की देरी भी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे लोग एक तरीके से एक बिंदु पर नहीं पहुँचते दिखे थे हमें। ठीक है। 24 अक्टूबर 2020 को इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई थी, लेकिन कोविड की वजह से हमने देखा है कि काफ़ी देर इसमें हुई है। पहली बार 2025 में 75 वर्ष पूरे हुए थे जब यूएन की स्थापना के। यूएन के माध्यम से यूएन के लोगों ने अपनी राय रखी और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, ताकि यह देखा जा सके कि कैसे मदद की जा सकती है एक दूसरे से, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा 2045 तक एक बेहतर दुनिया को साकार करने में मदद की जा सकती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ हर 24 अक्टूबर को अपनी वर्षगांठ मनाता है, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने पर और 1945 के संगठन की स्थापना इस वर्षगांठ का प्रतीक है। इस संयुक्त राष्ट्र यूएन के जो प्रमुख अंग हैं वह है समान सम्मेलन, दूसरा सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टिव काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ में देखिए 75 वर्ष पुरानी एक संस्थान है, तो 75 वर्ष से अब तो ज़्यादा ही हो चुके हैं। ठीक है। अब तो हम मानेंगे तो इस साल 24 अक्टूबर को 3 साल और हो चुके हैं। तो ये जो पुरानी संस्था है इसमें बहुत जगह सुधार की मांग की गई है। कई बार ऐसा कहा गया है कि जैसे कि स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, और इसके साथ साथ एक नया मॉडल तैयार की जाने की बात की जा रही, ताकि जो आज का जो विश्व है, आज की जो विश्व की व्यवस्था है उसके अनुसार जो चीज़ें चली जाएं। और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्रीकरण करना चाहते हैं। भारत जैसे जितने भी विकासशील देश हैं वह इन सुधारों का प्रस्ताव कर रहे हैं, ताकि संयुक्त राष्ट्र का लोकतंत्रीकरण हो सके। और जो पहले के समय जिस समय इसकी स्थापना हुई थी और जो प्रमुख जो 5 देश थे उनका प्रभुत्व अब हट सके। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्रीक संकट के दौरान ट्रोइका शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता था। इसमें शामिल नहीं है यूरोपीय आयोग, दूसरा यूरोपीय सेंट्रल बैंक, तीसरा विश्व बैंक, या चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही ऑप्शन है सी। ठीक है। विश्व बैंक इसमें शामिल नहीं था। ट्रोइका शब्द का प्रयोग ग्रीक संकट के दौरान किया जाता था। इसमें यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा शामिल था, और विश्व बैंक शामिल नहीं था। अब हम जानते हैं कि ट्रोइका ग्रीक संकट के समय ट्रोइका शब्द क्या था। ठीक है। यह एक तरीके से एक मितव्ययिता पैकेज जो ग्रीस सरकार ऋण संगठन का मुकाबला देने के लिए दिया गया था। ठीक है। इसका मकसद यह था कि बजट घाटे को कम किया जाए, और इस उपाय से ग्रीक की जितनी भी आर्थिक समस्याएं थी या जितनी भी प्रकार की चीज़ें थी उसमें किसी प्रकार का योगदान दिया जाए। ठीक है। तो ये था इसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉफ़ी क्लब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इटली, ब्राज़ील, मैक्सिको और श्रीलंका ने 1995 में कॉफ़ी क्लब की स्थापना की। दूसरा, इसका उद्देश्य G4 देशों द्वारा प्रस्तावित स्थायी सीटों के लिए बोलियों का मुकाबला करना था। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ना वो सही है, जो केवल दूसरा है वह सही है। कॉफ़ी क्लब इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और मिस्र ने 1995 में क्लब की स्थापना की थी, और 1990 के दशक में इसको विकसित किया गया था। यूएनएससी के स्थापित सदस्यों के विस्तार का विरोध करने के लिए इटली के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य G4 द्वारा प्रस्तावित स्थायी सीटों के लिए बोलियों का मुकाबला करना था। ठीक है। और जितने भी इसमें देश शामिल थे वह किसी भी निर्णय से पहले आम सहमति की मांग कर रहे थे, और सुरक्षा परिषद के आकार और रूप को बदलने का प्रयास कर रहे थे। 4 देशों के स्थायी सदस्यों की वृद्धि की अस्वीकृति एकजुट थी, और सुरक्षा परिषद और अस्थायी सीटों के विस्तार को प्रोत्साहित करने की इन्होंने इच्छा रखी थी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। CLMV कॉन्क्लेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बिजनेस कॉन्क्लेव है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और स्किलिंग के आधार पर विचार विमर्श होगा। दूसरा, दूसरों के बीच में इसमें कोलंबिया, लाओस और म्यांमार जैसे वियतनाम जैसे देश शामिल है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है, जो केवल दूसरा ऑप्शन है ना वो सही है। CLMV इसका कॉन्क्लेव है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। ठीक है।
यह इसमें शामिल हैं। और CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव में विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि पर विचार विमर्श होगा और दूसरों के बीच में कौशल पे बल दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विशिष्ट परियोजना अवसरों की पहचान करना और क्षेत्र में व्यावसायिक भागीदारी को तलाशना है। इन 4 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार और व्यापारिक हितधारकों के बीच में बातचीत होगी और यह सम्मेलन निर्णय निर्माताओं के लिए एक मंच बनेगा। यहाँ पे कंबोडिया और इन सब जगहों पे हम ये देखेंगे कि यह मुख्य रूप से कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम सामूहिक रूप से आसियान की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसके बाद इंडोनेशिया और थाईलैंड का स्थान है। निकटता के साथ भारत के रूप में CLMV के क्षेत्र में भारत भाग लेना चाहता है और व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना चाहता है ताकि वो जो उसकी जो एक्ट ईस्ट नीति है वह उस पर जोर दे सके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जल सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रादेशिक जल आधार रेखा से 12 समुद्री मील को संदर्भित करता है। दूसरा, अन्य आर्थिक क्षेत्र प्रादेशिक जल से परे 12 समुद्री मील के क्षेत्र को संबोधित करता है। तीसरा, सन्निहित क्षेत्र प्रादेशिक समुद्र के किनारे 200 समुद्री मील के क्षेत्र को संदर्भित करता है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। आंतरिक जल का आशय है सभी जल और जलमार्गों से है जो किसी भी आधार रेखा के भूमि के होते हुए देश रहता है। आंतरिक जल में एक देश कानूनों को निर्धारित करने, अपने संसाधनों के उपयोग और उपयोग को विनियमित करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरा, जो प्रादेशिक जल आधार है वह 12 समुद्री मील को संदर्भित करता है। इस क्षेत्र में भी देश स्वतंत्र है, यहाँ पे कानून निर्धारित कर सकता है और अपने जितने भी यूजेस है उनको विनियमित कर सकता है और अपने संसाधनों का भी प्रयोग कर सकता है। हालांकि विदेशी जहाजों को को पैसेज दिया जा सकता है और इसको आने जाने के सभी अधिकार नहीं दिए जाते, लेकिन कुछ अगर लोग गुजरते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है और शांति के लिए यहाँ पे हानि नहीं है। राष्ट्रों को निर्दोष को मार्ग निलंबित करने से सुरक्षा देने का अधिकार है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो ये सन्निहित क्षेत्र होता है, ये प्रादेशिक जल से 12 समुद्री मील होता है। इसका मतलब है यह आधारभूत सीमा से जो बॉर्डर है उससे 24 समुद्री मील दूर होता है। इस क्षेत्र में देश के केवल 4 कानून लागू होते हैं: प्रदूषण, कराधान, सीमा शुल्क और अप्रवासन। ठीक है। अब फिर हम देखेंगे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है EEZ, यह 200 समुद्री मील तक के जितनी भी चीजें हैं उनको संबंधित करता है। बेस लाइन से जो भारत का या किसी भी देश का जो कोस्ट लाइन होता है उससे करता है। इस क्षेत्र देश के पास सभी प्राकृतिक संसाधनों का एकमात्र अधिकार होता है और इसको शुरुआत करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है मछली पकड़ने का अधिकार और तेल पे संघर्ष को रोकना। ठीक है। इसमें विदेशी जहाजों को विनिमयन और नेविगेशन और उड़ान भरने की भी स्वतंत्रता है। यदि कोई देश एक द्वीप समूह है तो इसके अंतर्गत की जो बीच की एक आधार रेखा है वह खींची जा सकती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समाचारों में परस्पर कानूनी सहायता संबंधित है। पहला, नागरिक उद्देश्यों के लिए प्रभावी हस्तांतरण के लिए देशों के बीच परमाणु समझौता। दूसरा, होमलैंड सुरक्षा के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता। तीसरा, सार्वजनिक और आपराधिक कानूनों को लागू करने के प्रयास में जानकारी एकत्र करना और आदान प्रदान करना। और चौथा है विदेशियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्यार्पण कानून संधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। नागरिक उद्देश्यों के लिए प्रभावी हस्तांतरण के लिए देशों के बीच में परमाणु समझौता है। ठीक है। यह परस्पर कानूनी सहायता संबंधी से संबंध रखता है। ठीक है। यह 2 देशों के बीच में एक ऐसा समझौता है जिसमें सार्वजनिक और आपराधिक कानूनों के प्रयास में जानकारी एकत्र करने और आदान प्रदान करने का उद्देश्य है। ठीक है। यह सहायता हिरासत में लिए गए लोगों को और स्थानों और चीजों की जानकारी के रूप में प्राप्त हो सकता है। स्थानांतरण और आपराधिक गतिविधियों और उपकरणों के स्थानीयकरण से यह सहायता प्रदान कर सकते हैं। सुरक्षा कारणों से यदि विचाराधीन आपराधिक अपराध दोनों देशों में समान रूप से दंडनीय नहीं है, मतलब अपराधी अगर दंडनीय नहीं है, तो कुछ संधियों द्वारा इन देशों के बीच में हम देखते हैं कि कानून प्रकार से कानूनी सहायता से इसको हेल्प मिलती है और उनको सजा मिलती है। गृह मंत्रालय
पारस्परिक कानून सहायता से इसका समापन करता है और यही इसका नोडल मंत्रालय होता है। ये समझौते अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों, सीमा पार आतंकवाद अपराध और अन्य गंभीर अपराध जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी, मुद्रा और हथियारों के विस्फोटक और तस्करी में योगदान देता है। इसका ऑप्शन 8 का है ना, वो ये नहीं सही है। एक सेकेंड, इसका पहला ऑप्शन सही नहीं है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सक्रिय विदेश नीति आधारित होगी। पहला, इसकी प्राथमिकता की स्पष्ट समझ। दूसरा, क्षेत्रों का एकीकृत दृष्टिकोण। तीसरा, आत्मविश्वास से एक साथ कई रिश्तों के आगे बढ़ना और वैश्विक प्रभाव रखना। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा उत्तर नहीं, कौन सा गलत है। तो जो ऑप्शन सी है ना, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत की जो विदेश नीति है वह सक्रिय विदेश नीति, जो इस समय भारत के विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि यह इस पर आधारित है कि भारत को अपनी प्राथमिकताओं की स्पष्ट समझ हो, क्षेत्रों के साथ एकीकृत दृश्य हो और एक साथ कई रिश्तों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया जाए और निर्देशित जो एक तरीके से एक अधिकार जोड़ प्रवास किया जाए और वैश्विक प्रभाव, भारत एक ग्लोबल रूप से उभरे और ऐसा प्रभाव रखने का प्रयास करे। तो भारत की जो इस समय की जो विदेश नीति है वह इन्हीं सब पे आधारित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। दूसरा, इसका अधिकार क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के सभी राष्ट्रों के राज्यों पर है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है ना, वो सही है। इसमें से हम देखेंगे कोई भी नहीं सही है। ठीक है, दोनों ही गलत है। अब हम थोड़ा सा इसमें हम अंतर देखेंगे। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये दो अलग अलग जगह है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो ऑफिशियल कोर्ट है और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है यह अलग है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसकी जो दोनों की लोकेशन एक ही है, हेग नीदरलैंड में, लेकिन जो यूएन के मेंबर होते हैं वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आईसीजे में जो सदस्य होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में आईसीसी इसमें है, इसमें सिर्फ जो इंडिविजुअल देश होते हैं वही भाग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है उसमें सभी पे उस पर अधिकार नहीं है और सभी लोग इसके अधिकारी, मतलब सभी देश के जो क्रिमिनल्स होते हैं वह इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ पर हमने देखा है, कई बार हमने ऐसा देखने को मिलता है कि जो इसकी जो फंडिंग है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फंडिंग अनफंडेड है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो फंडिंग है वह कई प्रकार की पार्टी से आती है, कई प्रकार के देशों से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अन्य प्रकार के इंडिविजुअल और अदर कॉर्पोरेशन से हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार जब हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संबंध में हमने यह देखा कि यह यूएन का इंडिविजुअल पार्ट है, ना कि उसका पार्ट है। ये ऑफिशियल पार्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट पार्ट है। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसकी जो स्थापना है यह रोम संविधि के अंतर्गत हुई थी, उसी की संधि के आधार हुई थी। इसमें जो मुख्य जो देश हैं वह 124 देश हैं और हाल ही में मलेशिया इसका देश बना हुआ है। आखिरी सदस्य देश बना है। भारत, चीन और अमेरिका इसके पक्षदार नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार जो लोग होते हैं उनको दंडित करना और अपराध को फिर से रोकना है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि इसमें लगभग इसकी जो है कम से कम 900 से अधिक कर्मचारी हैं यहाँ पर और 6 आधिकारिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो मुख्यालय है वह नीदरलैंड के हेग में स्थित है। तो फिर हम देखते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही। देखिए, यह इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 4 है। इससे पहले के वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, करंट के साथ साथ स्टैटिकल पार्ट भी लिया गया है। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।